ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का जो पार्ट है एचपी टेट नॉन मेडिकल में से। ठीक है, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम। जो भी आपके डाउट होंगे हम लास्ट में डाउट भी डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो हम अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं ये आंसर्स बताती हूँ। ठीक है, सो सेक्शन वन है आपका साइकोलॉजी, जिसमें है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? एक तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द लर्नर। ठीक है, बच्चे को जानने के लिए हम करते हैं क्या, उसके ऊपर हम फिर एजुकेशन में जो हम देखें, जो भी हम साइकोलॉजी में थ्योरीज पढ़ते हैं उसको एजुकेशन में लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या इसमें से जो है फंक्शन इन्होंने बोला है नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आपको पहले ढूंढना है कौन सा फंक्शन है। हमें पहले ढूंढने हैं इसके जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन से फंक्शन है। पहला, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। यस, वेरी गुड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। पहले तो हमें जो बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में नॉलेज देता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने आपको वही कहा, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में हमें यहीं से पता चलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। यस, जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम उस चीज को बाद में करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हेल्प, ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। एक सी ऑप्शन ये है, डी इज टू हेल्प आइडेंटिफाई suitable methods of teaching। सी, मेथड्स भी एजुकेशन साइकोलॉजी ही लगाती है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की हम थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं बच्चा किस किस एज से गुजर रहा है, उसके हिसाब से मेथड्स लगते हैं। बच्चे के हिसाब से अगर वो छोटा बच्चा है तो प्ले वे मेथड्स आएंगे, एक्टिविटी मेथड्स आएंगे। बड़ा बच्चा है तो उसके ऊपर हम डिडक्टिव मेथड्स लगाते हैं। तो मेथड्स का भी सही है, करिकुलम भी सही है। ठीक है, एंड नॉलेज तो प्रोवाइड करता ही है। तो इसमें से आपका जो नॉट वाला ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉट वाला ऑप्शन है, कि यहाँ आपने याद रखना है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। सो आप साथ साथ में देखते रहिए आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, सीधी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी टफनेस लेवल इसमें है ही नहीं। आप लोग खुद देखिए। सेकंड इज मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 8 and 8। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें आपको पहले आपने सीधा सा आपने फॉर्मूला लगाना है, जो कि है जो है आपका फॉर्मूला वेट एम ए। आपको हमेशा ये चीज खुद से करके देखनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, अब एम ए क्या होता है? एम ए आपको पता है, इसमें दिया हुआ है बायोलॉजी जो मेंटल एज है अपॉन बायोलॉजिकल एज इंटू 100। बस सीधा सा कंसेप्ट है। कितना आया आंसर आपका? ये आंसर आपका आ रहा है 100। तो एक 100 क्या होता है? एक एवरेज आईक्यू है। तो इसमें आईक्यू पूछा हुआ है, इन्होंने आपको कितना पूछा है ये नहीं पूछा, इन्होंने बस आपको बोला हुआ है कि 100 आईक्यू क्या क्या होता है मतलब। तो मैंने आपको पहले बताया था 92 110 एक एवरेज आईक्यू में आता है। तो अब इसके हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा, दैट इज योर आंसर विथ विथ इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत इजी क्वेश्चन है। एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग में क्या जरूरी है? सबसे जरूरी लर्निंग में क्या है? इमिटेशन जरूरी है, इमोशन जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, या स्ट्रेस जरूरी है? आप इसको क्या करो, आप इसको पॉइंट्स को धीरे धीरे डिलिमिट कर दो, मतलब आप हटाते चलो हटाते चलो हटाते चलो। स्ट्रेस जरूरी नहीं है, ठीक है। इमोशंस का कोई असेंशियल कोई ऐसा पार्ट नहीं है वो लर्निंग के लिए। इमिटेशन जो होती है वो भी नहीं है। लर्निंग जो होती है वो मोटिवेशन से ही आती है। अगर आप मोटिवेटेड है तो एक बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट इज डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सी क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी मैंने आपको पहले बताया था, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमने तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी। यहाँ पे नोवेल्टी नहीं लिखा हो, नोवेल्टी का मतलब होता है न्यू, एनीथिंग न्यू। जो क्रिएटिव है बच्चा, वो फ्लुएंसी भी इसके अंदर होगी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, मतलब वो किसी भी दिशा में किसी भी तरह से ढल जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ओरिजिनलिटी भी उसके अंदर होनी है। तो मेमोरी यहाँ पे कोई एक अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, मेमोरी का कोई मतलब ऑप्शन इसमें सही बैठता ही नहीं है, तो ये वाला आपका ए है इसमें आपका जो ऑप्शन सही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, बस आपने थोड़ा सा जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ ये चीज हमने नहीं पढ़ी है या हमने कहीं नहीं सुनी है, बट उसको लिंक कर लो तो आंसर निकल आएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? सी कॉज एंड इफेक्ट, मैंने आपको ये चीज बताई थी, मेथड्स बताए थे मैंने कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मेथड्स भी यूज होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जो नेचुरल सेटिंग्स में होता है, यहाँ पे कोई हम चेंज नहीं कर सकते किसी चीज को। सेम क्लिनिकल मेथड एंड सेम फॉर केस स्टडी मेथड। ध्यान रखना, ये जो ए बी सी है ना, ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ मेथड्स है, और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, अगर आपको यही पता होता ना कि ये क्वालिटेटिव है, जो हमारे ए बी सी है, अगर हमें इतना पता होता कि ये सारे क्या है, ये क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है। ठीक है, अगर हम इतना पता होता ये क्वालिटेटिव है तो आंसर हमारा सामने ही था। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट, इसका मतलब है किसी चीज का कॉज है, कोई एक कॉज है, उसका इफेक्ट क्या है। अगर हमने फैन को कम कर दिया, स्पीड को कम कर दिया, उसका इफेक्ट क्या आया? गर्मी हो गई ना, तो गर्मी हो गई। किसी एक कॉज का एक इफेक्ट निकलता है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड भी ये इसी का ही पार्ट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है, मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ आपको, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा कॉमन सेंस की बात थी। नेक्स्ट इज अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर एंड टेंडेंसी टू एंगेज इन रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सिम्टम ऑफ। देखिए, इसमें पूछा हुआ है जब बच्चा बार बार बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, बिहेवियर को बार बार अनयूजुअली, मतलब कि वो सही नहीं है, जो रिपीटेटिव बिहेवियर है ना वो अनयूजुअल है, वो सही नहीं है। अब जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। यहाँ पे सिम्टम्स पूछे गए हैं। एक तो बच्चा क्या करेगा, किसी चीज को बार बार, मतलब अगर बच्चा कोई एक मूवी देख रहा है, कोई चीज देख रहा है, उस चीज को बार बार रिपीटेटिवली देखी जाएगा, देखी जाएगा, देखी जाएगा। किसी एक टॉयज के साथ खेल रहा है, उसको रिपीटेडली खेली जाएगा, खेली जाएगा, मतलब एक बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर आपको इतना पता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर किसमें होता है, और रिस्ट्रिक्टेड एज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कि जो एक्टिविटीज है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे इंटरेस्ट है बच्चे को, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट एक डिसेबिलिटी है। अगर आपको ऑटिज्म पूछा गया है तो मे बी आपको डिसेबिलिटी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, लर्निंग डिसेबिलिटी में से, तो ध्यान रखना है आपने कि लर्निंग डिसेबिलिटी को जो बच्चों का भी एग्जाम है उसको पढ़ के जाना अच्छे से, एक आधा क्वेश्चन बनता है लर्निंग डिसेबिलिटी में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा ऑटिज्म। क्लियर? Okay. When the conscious mind of a person is focused on one subject or some subject और एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड। देखिए कॉन्शियसनेस की बात करी गई है। कॉन्शियसनेस किससे जुड़ी है? हमने पढ़ा था सेंसेशन, कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होती हैं उसमें जो कॉन्शियस वाला पार्ट होता है वो अटेंशन होता है। सीधा सा आंसर है इसका, क्योंकि अटेंशन के टाइम हम किसी चीज को अटेंटिवली देख रहे, तो हम उस टाइम कॉन्शियस होते हैं उस चीज को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर जाएगा वो होगा अटेंशन। आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं और ये सब चीजें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7th हो गया। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग? इसमें से कौन सा है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नॉट है ना। जब नॉट वाला क्वेश्चन आता है पहले आप देखो कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वन बाय वन देखो। सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन। हाँ, जो सोसाइटी है, जो इमोशनल बच्चे का इमोशनल बैकग्राउंड है, वो सब बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है,
प्रोविजन ऑफ फीडबैक, अगर आप बच्चे को फीडबैक दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का अब लर्निंग के इसमें क्या मतलब बनता है, आप खुद सोचो। एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर, अब एस्पिरेशन लेवल जो होता है वो बच्चे का एक एप्टीट्यूड लेवल होता है कि बच्चा कितना चीज को, कितना इंटरेस्ट से चीजों को कर रहा है, ठीक है। तो ए बी डी ये तीनों चीजें क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। बट जो आपका ऑप्शन सी है ये यहाँ पे है नॉट वाला ऑप्शन। तो हमेशा नॉट वाले के लिए आपको ढूंढना है कि कौन सी चीज जो एप्लीकेबल है वो चीज ढूंढो, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ऑप्शन ए human development is possible without growth. Third is it is completed by maturity, and D is human development is quantitative process. देखिए मैंने वही बोला है कि ट्रू बोला है, ट्रू है। देखिए अब आपको पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, पहला है नेचुरल प्रोसेस तो है ही है, ठीक है, नेचुरली होती है, नेचुरल ऑकरिंग होती है, ठीक है, सीक्वेंस में जाएगी। सेकेंड होता है विदाउट ग्रोथ, नो, डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ, ग्रोथ जो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं कि एक मैच्योरिटी तक आपकी डेवलपमेंट जा रही है, भाई उसके बाद भी तो डेवलपमेंट हो रही है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। डी इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, नो इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो बस आपको सही देखना है ट्रू कौन सा जाएगा, एक आधे पॉइंट के पीछे ये नहीं करना कि ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, बस अपना कॉमन सेंस यूज करो और आंसर्स दे दो। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर है, ठीक है। Next is who concluded that language and socio-cultural environment play a vital role. सबसे इजी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा ये था एग्जाम का कि कौन किसने कहा है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, एक आपकी क्या है, एक आपकी लैंग्वेज, एक आपकी सोसाइटी एंड एक है आपका कल्चर। तो ये तीनों की बात कौन करते हैं, ये तीनों की बात करते हैं हमारे वाइगॉट्स के। इसके लिए तो अगर आपने वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपका आंसर ए है। यहाँ पे ब्रूनर, रिक्सन, कोहलबर्ग की तरफ तो देखो ही मत, सीधा वाइगॉट्स्की को टिक लगा दो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जाएगा, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, स्किनर से शुरुआत हुई थी। स्किनर से पहले कौन सी थ्योरी आई थी, पैवलव की थ्योरी आई थी। एंड पैवलव की थ्योरी कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर ने भी रीइंफोर्समेंट की बात की है, थॉर्नडाइक जो है उन्होंने ऐसा, उनका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो कंसेप्ट जुड़ते हैं आपके थॉर्नडाइक और पैवलव में से, देखिए रीइंफोर्समेंट की बात करी है, हल का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बात करते हैं हमारे स्किनर। बट पैवलव ने सिर्फ बात की थी कि एक स्टिमुलस होता है, उसका एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। जैसे हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, हमेशा एक जो डॉग था पैवलव का, कि एक स्टिमुलस दिया उसको फूड, उसका रिस्पॉन्स आ गया, तो इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी ना, इसमें कुछ कुछ और एक्स्ट्रा उन्होंने कोई इसको पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट नहीं दी थी। तो सीधा सा आंसर इसका भी आपका आता है ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको सोचना है कि इसका क्या आंसर सही हो सकता है और आपको एलिमिनेट करने हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शंस को। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, देखिए इसको तो आपको ये रटने वाला पार्ट था, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने टेस्ट आपको नोट्स में बताया होता है कि कौन कौन से टेस्ट हमने करने हैं। हमने अगर आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है कि इसके टेस्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, एटलीस्ट आपको नाम पढ़ के जाने चाहिए। अगर आपने नोट्स में से नाम पढ़े होते तो वहां पे सामने लिखा हुआ है कि जो को ब्लॉक टेस्ट है ये आपका है इंडिविजुअल, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल मतलब जो जिसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता, जिसमें परफॉर्मेंस होती है, जिसमें ब्लॉक्स का यूज होता है। अब वैसे ये बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आप देखिए ब्लॉक डिजाइन, जब ब्लॉक डिजाइन है तो मतलब इसमें वर्बल, इसमें लैंग्वेज तो यूज होगी ही नहीं, तो सीधा सा ऑप्शन इसमें आपका या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था या इसका ग्रुप परफॉर्मेंस। अब को ब्लॉक से याद रखना कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स का यूज हो रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को याद कर लो, 3 लेवल्स, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस, तो टोटल हुआ 6 स्टेजेस। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो सही आंसर है आपका वो है 13th का ऑप्शन ए।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी, मतलब शब्द कब शुरू होते हैं। वोकैबुलरी अगर हम लैंग्वेज, आप बस इससे रिलेट करो कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कब शुरू होती है, तो हमें पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाती है ना, जब अर्ली चाइल्डहुड होता है उस टाइम पे वोकैबुलरी शुरुआत, मतलब 2.5 साल के बाद लैंग्वेज की शुरुआत, वोकैबुलरी बनने लग पड़ती है 2.5 साल के बाद। तो वो जो वोकैबुलरी है, अब 2 से 7 होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे भी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बस इसे चीजों को रिलेट करो, लिंक करो, आंसर आ जाएंगे। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। ये सीधा सीधा आंसर है। अगर आपने कभी ये डेफिनेशंस कुछ पढ़ी होती हैं तो वहां पे डेफिनेशंस पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है वो आंसर आएगा वुडवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका है सही आंसर वुडवर्ड। जिन्होंने आंसर्स अभी नहीं चेक किए, एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैंने पूरा टाइम लगा के अच्छे से सर्च करके किताबों से तब आपको मैंने ये आंसर किया, आपके आगे रख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं किए। इसमें कोई एक आधा क्वेश्चन अगर हुआ भी तो वो अगर आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा, बट ये बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें कुछ वो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वेरी इजी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जब आप थ्योरीज पढ़ते हो इंटेलिजेंस की, आप यूनिटरी से शुरू हो जाओ, आप वन फैक्टर थ्योरी से शुरू हो जाओ और आप लास्ट तक चले जाओ गार्डनर की, तो आपको वन बाय वन पता चल जाएगा कैसे कैसे, मतलब एक पैटर्न है। तो हर थ्योरी का मैंने एक नोट्स में पैटर्न बताया हुआ है, वहां पे आपको पता है थर्स्टन की 7 प्राइमरी एबिलिटीज, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आपने नोट्स देखे हैं तो आपको पता है इसका सही आंसर है 16th का ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया, ग्राफिक, ग्राफीन, ग्राफीन मींस टू राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। सो राइटिंग से जो रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, चाहे फाइन मोटर स्किल्स जो बच्चे की नहीं वर्क करती है, दैट इज योर राइटिंग डिसऑर्डर। मैंने वही कहा, लर्निंग दिस एबिलिटीज प्लीज पढ़ के जाना जिनका एग्जाम अभी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको एक्सपेक्ट, जो क्वेश्चंस यहाँ आए हैं, अगर सिगमंड फ्रेड में से आए हैं, पियाजे में से आए हैं, वाइगोट्स्की में से आए हैं, तो आप इसके अलावा कुछ और भी पढ़ के जाओ, मतलब आपको हर एक चीज पढ़ के जानी है। एक्सपेक्ट करके जाओ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब लर्निंग दिस एबिलिटीज में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। माइंड 3 टाइप ऑफ माइंड बताया था उन्होंने, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड तो कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, सुपर कॉन्शियस नहीं है इसमें, ये इसका सही आंसर। अब मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो मोटिवेटेड, एक मोटिवेशन कब आती है भाई, जब मोटिवेशन कब आती है, कोई हमें गोल दिखाई देता है, तो मोटिवेट हम तब होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर हमें पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, सामने हमें गोल दिखाई दे रहा है, भाई हमें हंगर है, हमें गोल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर ड्राइव्स आती हैं, तो हमें गोल से शुरुआत होती है एक मोटिवेशन की। एक हम तभी मोटिवेट फील करेंगे जब हमें कोई गोल दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्लियर, 19th हो गया। 20th है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटीज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लॉस पढ़ लेना, जैसे मेंडल के लॉ क्या होते हैं, कुछ इन्होंने वेरिएशन, रिजेम्बलेंस, रिग्रेशन बताओ। मेंडल के लॉ में क्या होता है, जो आपने पी प्लांट वाला थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन आया तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना लॉस के बारे में। ठीक है, कि मेंडल के लॉ में क्या होता है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ रिग्रेशन। देखिए इसमें बोला गया है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चे जो है वो कम इंटेलिजेंट है, उनका कम आईक्यू है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। अब तो देखिए, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है बिल्कुल सेम, पेरेंट्स दे आर बिल्कुल सेम, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट है। वेरिएशन मतलब थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया। मेंटल के लॉ आपको सारे पता है, जो भी सेग्रीगेशन, डोमिनेंस एंड ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही बचता है जो आपका है लॉ ऑफ रिग्रेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर आप चाहते होंगे तो मैं कल की क्लास में थोड़ा सा ये पढ़ा दूंगी आपको, अगर आप लोग चाहोगे कि हमें ये लॉज पढ़ने हैं जिनका भी एग्जाम होना है। ठीक है, तो मैं करवा दूंगी, ये भी एक छोटा सा पार्ट है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है, इसमें बोला गया है कि बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जो बच्चा अगर, जैसे इन्होंने बोला है कि वाइस वर्सा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो बच्चे हैं ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफीज। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आपको अगर नहीं पता तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से मैंने आपका ये लेक्चर लिया है। स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन, 2 टॉफी बच्चे को मिल रही है। ठीक है, अब जो 2 टॉफी मिल रही है तो ये फिक्स है,
ये तो 2 टॉफी ही मिल रही है, ये नहीं है कि 2 मिल रही है फिर 4 मिल रही है फिर 6 मिल रही है। अगर दो, एक बार 2 मिली, दूसरी बार 4 मिली, तीसरी बार 6 मिली, तो डेट इज वेरिएबल, ठीक है, दैट इज नॉट फिक्स। अब देखिए ये फिक्स है, ये चीज क्या है, ये आपकी फिक्स है। अब देखिए फिक्स है, अब उन्होंने बोला आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, यहाँ पे रेशियो बताई है, यहाँ पे रेशियो बताई है, यहाँ पे टाइम नहीं बताया उन्होंने, ये नहीं बोला कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसको 2 टॉफियां मिल रही है, या फिर उसको 25 मिनट बाद 2 टॉफीज मिल रही है। इसका जो सही आंसर जाएगा, बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे फिक्स इंटरवल नहीं होगा, यहाँ पे इंटरवल से टाइम को हम डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज योर वेट, हाँ यहाँ पे जो सही आंसर जाने वाला है दिस इज योर ऑप्शन डी। एक तो फिक्स मिल रही है टॉफीज और कुछ रेशियो के बाद, ठीक है, इंटरवल नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, तो दैट इज इंटरवल, अगर टाइम लिखो। 21 हो गया। 21 के बाद अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, देखिए जब शुरुआत ही होगी थी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को डिनोट ही कॉन्शियसनेस से किया, तो आपने बस इससे याद रखना, सबसे पहले कौन सा स्कूल आया था, हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हम वुंड का जो था स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात होती है, जब साइकोलॉजी की बात होती है तो कॉन्शियसनेस की बात होती है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आई थी, आपको पता है, जो कि विलियम वुंड ने दी है, तो आप सोच सकते हैं विलियम वुंड में से भी कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो प्लीज ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इनके नाम याद रख लेना किन्होंने दिए हैं, ठीक है, ये काम कर लेना। हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, बच्चों ने इसमें भी गड़बड़ कर दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है ये, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी नहीं है। सोशल कॉग्निटिव आई मीन यहाँ पे आपने बेंडूरा और वाइगोट्स्की में कंफ्यूजन नहीं करनी है, सोशल लर्निंग, इट इज नॉट सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे जो वाइगोट्स्की को, वो तो बिल्कुल ही कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं ना, वो अलग कर दो आप। यहाँ पे आपका सही आंसर है, बच्चों ने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आपका एल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। आपकी जो वाइगोट्स्की की दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी ना, उसमें कल्चर भी आएगा, तो दैट इज अलग थिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। आपको पता है उसमें हम बात करते हैं मॉडलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स की, ठीक है, मॉडलिंग, इमिटेशन, ये सब। ओके, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर, जब मैंने वही कहा, आप नोट्स चेक करो, यूनिटरी से लेके गार्डनर तक, आपने जब एक बार इसको देखो, नोट्स चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा ये थ्योरी किसने दी, क्योंकि यार सच मैंने नाम बताया, नाम लिखे हुए हैं इसमें, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा है मल्टी फैक्टर, जिसमें 3 फैक्टर्स की बात करते हैं, वो है हमारे थॉर्नडाइक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एन आर्किटेक्ट इज फाउंड, आपका एग्जाम इस बार बहुत इजी आया है, साइकोलॉजी पार्ट की ऑब्वियसली मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी ही पढ़ाती हूँ, तो ये बहुत इजी एग्जाम है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कितना इजी आएगा, क्योंकि ये आपका अच्छी बात है अगर आपका इतना इजी एग्जाम आया तो, क्योंकि स्कोरिंग इसमें आप आराम से 29-30 मार्क्स ले सकते हैं इजीली, एक आधा क्वेश्चन चलो गलत भी हो जाए, बट 29 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, गार्डनर की थ्योरीज की, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक तो हटा ही दो, नन ऑफ द अबव हटा ही दो, मैथमेटिकल की भी हटा ही दो, स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेशियल, कैसे स्पेस को अच्छे से यूज करना है, दैट इज योर आर्किटेक्ट, इन्होंने एग्जांपल दे दी है, एंड यहाँ पे आपका है ऑप्शन बी, स्पेशियल इंटेलिजेंस की यहाँ बात हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट, अगर आप बच्चों को नॉलेज बता रहे हो, मतलब आप बच्चों को बता रहे हो रिजल्ट क्या है, अगर आप उसको बता रहे हो, अब असेसमेंट करते हैं ना, फॉर्मेटिव भी करते हो, समेटिव भी करते हो, समेटिव में क्या होता है, रिजल्ट पता चलता है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे आप असेसमेंट, मान लो आप असेसमेंट कर रहे हो, तो ये डिस्करेज करेगा लर्निंग को, प्रमोट करेगा लर्निंग को, स्टॉप कर देगा लर्निंग को, या डाइवर्ट कर देगा लर्निंग को। देखो आप एक और चीज देखना, कभी कभी ऑप्शन ऐसे आते हैं, 3 ऑप्शन एक ही बात कर रहे होते हैं, एक ऑप्शन अलग जाता है, तो आप देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो एक ही बात कर रहे हैं, डिस्करेज, स्टॉप, डाइवर्ट, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। अगर आपको पता भी नहीं इसका क्या आंसर होगा, फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो सबसे अलग है, दैट इज प्रमोट लर्निंग। असेसमेंट भी जरूरी है भाई, बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि उसका क्या क्या आउटकम वो निकाल रहा है बच्चा, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल, सी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव जो होता है वो कब ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करता है, ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर को हमें बढ़ावा देना, तो कब अच्छे से जाएगा, जब
टास्क आर सिमिलर, जब हमारे जो टास्क होंगे ये सिमिलर होंगे, जब चीजें सेम होंगी, ठीक है। अगर आप एक काम को दूसरे जगह, अगर बाइसिकल चला रहे हो तो उसके बाद कार चला रहे हो, तो आप ड्राइविंग ही तो कर रहे हो, व्हेन टास्क आर सिमिलर। ये इसका यहाँ पे सही आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। मोटिवेशन के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है आपने, करेक्ट बताना है। मोटिवेशन इज इंटरनल, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, motivation is inculcated as a result of some need, motivation is not useful for learning. Where is your question? Motivation internal and external दोनों होती है, आपको पता है टाइप्स में, intrinsic and extrinsic motivation। ए बी ऑप्शन यहाँ पे हट गए। सी है, it is inculcated as a result of some need। तब हम इसको, जब बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है ना, अगर आपको पता है आपको टीचर बनना है, आपको एक नीड है, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, तो ऑब्वियसली नीड चाहिए ही चाहिए। लास्ट इज नॉट यूजफुल तो बनता ही नहीं है, तो सही आंसर इसका जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिंक्वेंसी। देखिए, जैसे अगर आपको इंग्लिश में वर्ड नहीं पता डेलिंक्वेंसी क्या होता है, तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। बाल अपराध का कारण नहीं है, मतलब बच्चे के ऊपर जो बाल अपराध हो रहा है, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी हो रही है, इसका इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। अब बच्चे को, अब देखिए इसमें से फिर से वही चीज आ जाएगी। मैंने आपको एक और तरीका बता दिया ऑप्शन सही करने का। अगर आपको लग रहा है तीन ऑप्शन एक ही बात कर रहे हैं और एक ऑप्शन अलग बात कर रहे हैं, तो उस ऑप्शन के पास टिक लगा दीजिए, अच्छे से उसको कर दीजिए, आपका आंसर सही होने वाला है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, निग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि बच्चे के ऊपर ये असर डालता है। अब जो इसमें से नहीं है वो है बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पायरेशन, ठीक है, बच्चे के ऊपर ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। लास्ट इज आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। देखिए, इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से करता है, बच्चे शरारती होते हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वहां पे टीचर को क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, उसको पनिश करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, उसको काउंसिल करना है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एक टीचिंग का पार्ट है, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पे बच्चे को काउंसिल करना है। बाकी सारे ऑप्शन तो भाई सही जा ही नहीं रहे, ये चीजें मत करना, बच्चे की अच्छे से लर्निंग नहीं होगी। काउंसिल करिए बच्चे को, समझाइए अच्छे से। और ये था आपका साइकोलॉजी पार्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस मैंने हमने डिस्कस किया है आपको क्लियर है। अगर आपको किसी भी चीज में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे जो भी किसी भी चीज को अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ये चीज होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।